हेलो दोस्तों, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जो हमारे कलर्स होते हैं वो हमको उसी कलर के क्यों दिखते हैं। जैसे ये हमारी पेंसिल है तो आपको ये अभी ब्लू कलर की दिख रही होगी, तो आखिर ये हमको ब्लू ही क्यों दिख रही है, बाकी और कलर की क्यों नहीं दिख रही है। जैसे ये हमको यहाँ दिख रही है, ये पेन है एक जिसपे हमें अभी रेड कलर दिख रहा है, तो आखिर ये रेड ही क्यों दिख रहा है, ये भाई ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है, ये रेड क्यों नहीं दिख रहा। तो आप कह रहे हो सर क्या पागल वागल हो गए क्या, चढ़ा बढ़ा के तो नहीं आ गए रात में। तो ऐसा नहीं है, देखो सिंपल है कि इसके पीछे भी एक हमारा रीज़न होता है, साइंटिफिक रीज़न होता है कि आखिर क्यों पानी हमारा कलरलेस है, क्यों हमको जो मिल्क होता है वो हमको वही व्हाइट कलर का दिख रहा है, क्यों ऑरेंज जूस ऑरेंज ही है। तो सबके पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ फैक्ट और रीज़न होते हैं। उन्हीं की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। ऐसा नहीं कि हम डिटेल्स में इसी कलर के बारे में बात करेंगे, पर एक टॉपिक है जो हमारे इन कलर को थोड़ा सा क्या करेगा, डिफाइन करेगा। बाकी हम देख रहे थे अपनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर, और इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। इसका हमारा टॉपिक क्या था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया इसकी हमारी पहली वीडियो और दूसरी हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। आज शायद हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे अपने 4 टॉपिक के बारे में। पहला हमारा रहेगा क्रोमोफोर्स, देन हम करेंगे ऑक्सोक्रोम्स के बारे में बात, देन हम करेंगे स्पेक्ट्रल शिफ्ट, और फिर करेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और इसको हम एक तरह से एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एंड शिफ्ट वगैरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात आप पहले से, अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उनसे आपके डाउट क्लियर होंगे और तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप पहले के सारे लेक्चर जो है चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला अपना टॉपिक यहाँ समझते हैं अपनी क्रोमोफोर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो अब अगर आपको आंसर दिया जाए जो कलर का, तो उसके पीछे हमारा रीजन होता है क्रोमोफोर्स। यानी कि क्रोमोफोर्स आर द मॉलिक्यूल्स और अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट इन यूवी विजिबल एंड इम्पार्ट द कलर ऑफ द कंपाउंड। यानी कि सिंपल देखा जाए तो क्रोमोफोर्स ही हमारे वो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स के पार्ट होते हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं, कलर को जनरेट करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब क्या होता है, तो चलो कैसे करते हैं अब इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्या है, 7 ही तरह की लाइट एक तरह से। यहाँ पे बिबिग्योर नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो बिबिग्योर वायलेट हमारी, इंडिगो, फिर ब्लू आती है, ग्रीन आती है, येलो, ऑरेंज एंड रेड आती है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे जैसे हमारे पूरा जो वेदर है सुबह से शाम होती रहती है, हमारे ये कलर भी एक तरह से चेंज यहाँ पे होते रहते हैं और इंटेंसिटी इनकी चेंज होती है। यानी कि ये कितनी पावरफुल है, यानी कि जब आप बिल्कुल दोपहर में देखोगे आपको जो सूरज वगैरह वो एकदम ब्लू दिखाई देगा, लेकिन वही जब सन सेट हो रहा होता है यानी कि शाम के टाइम पे आपको जो सूरज है वो रेड दिखाई देता है, यानी कि बहुत ही कम इंटेंसिटी वाला। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे कलर जो है चेंज होते रहते हैं, और यही टोटल हमारे क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। अब हमारा जो मेन चीज़ आती है कि आखिर जैसे हमारी ये पेंसिल है तो ये हमको ब्लू ही क्यों दिखाई दे रही है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि मान लो ये हमारी पेंसिल है, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर केवल ब्लू कलर ही गिरेगा। इसके ऊपर ये सातों के सातों कलर क्या होते हैं, आके यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेंसिल के ऊपर आके गिरते हैं। लेकिन इस पेंसिल की यहाँ पे क्या होगी खासियत, कि ये इन सातों में से जो भी हमारे 6 बाकी के कलर हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर इसने ले लिए। लेकिन अब जो हमारा ये ब्लू वाला कलर बचा ना, ये क्या करेगा, जैसे ये ब्लू कलर इसके पास आएगा, ये पेंसिल की इतनी मतलब एब्जॉर्प्शन, इसकी ये एबिलिटी है कि ये ब्लू वाले कलर को क्या कर देगा, इम्पार्ट यानी कि बाहर निकाल देगा। और जैसे ये ब्लू हमारा बाहर आ जाएगा तो पेंसिल हमको क्या होगी, अब ब्लू कलर की दिखेगी। यानी कि अभी जो हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि पेंसिल में ये बाकी के सारे कलर आ रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लेकिन ये पेंसिल क्या कर रही है, सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। और इसके बाद बचा हुआ क्या होगा कि जो ब्लू वाला कलर है वो हमको यहाँ पर क्या है, दिखने लग जाता है। और इसीलिए ये जो हमारी पेंसिल है वो हमें ब्लू कलर की दिख रही होगी। अगर आपने फिनोमेना पहले पढ़ा होगा कि कोई चीज़ हमको कैसे दिखती है, वही है। तो क्रोमोफोर्स हमारे क्या होता है, एक्चुअल में वही मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे किसी भी कंपाउंड में कलर को इम्पार्ट मतलब एक तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एग्जाम्पल लेके समझो, मान लो आप कहीं मार्केट गए और आप क्या गए, वहाँ से मिक्स मिठाई लेकर आए हो। मिक्स मिठाई में बहुत सारे यहाँ पे स्वीट्स रखे हैं, मान लो यहाँ मिठाई रखा है, यहाँ बेसन का लड्डू रखा है, यहाँ पे सफ़ेद वाला रसगुल्ला रखा है, ये हमारा सबसे फेवरेट है जिसको हमारे यहाँ छेना वगैरह बोलते हैं, और एक मान लो यहाँ काला वाला रसगुल्ला रखा है, और सारी चीज़ें रखी हैं। अब यहाँ पर मान लो कि आपने ये अभी केवल आपने देखी है, लेकिन अब चाहो आपका ये फेवरेट आपने ये उड़ा दिया, तो अब क्या होगा, एक तरह से मान लो आपने ये सफ़ेद वाला छेना क्या हुआ, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर कोई भी बंदा इस मिक्स मिठाई को देखेगा तो वो क्या बोलेगा, सिंपल बोलेगा भाई इसमें सफ़ेद वाला रसगुल्ला नहीं था। सेम सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या है कि जो बाकी के हमारे लाइट है इन सबको क्या किया, पेंसिल खा गई, इसने क्या किया, खत्म कर दिया। यानी कि अब हमको क्या है, इसके ब्लू वाला था जो इसने यहाँ पे वापस लौटाया, तो हमको क्या होगा, पेंसिल अब सिर्फ क्या हो रही है, यहाँ पे ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो यही सिंपल सा फंडा हमारे यहाँ लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या हमको ये जो हमारी ये एनालिसिस है, क्या हमको इसमें पेंसिल वगैरह कुछ देखनी है। बिल्कुल नहीं। देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो, हम जो पूरी एनालिसिस कर रहे थे इसमें हम क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे, और जो हमारी ये यूवी विजिबल है इसमें हम क्या कर रहे थे, क्वान्टिटेटिव कर रहे थे। यानी कि मान लो एक तरह से हमारा
पूरा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिले हुए हैं, मतलब सॉल्यूट हमारा ड्रग पार्टिकल है। तो एक तरह से हमको उसकी क्वांटिटी मीजर करनी है कि वो कितना अमाउंट में कैसे क्या है ये मीजर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइट का यूज़ कर रहे थे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे थे। और इसमें अभी हमारी बहुत तरह की थी जिसमें हम 2 लाइटों का यूज़ कर रहे थे मेनली। एक हमारी थी अल्ट्रावायलेट और दूसरी हमारी थी विजिबल वाली, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम यही है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन। तो उन EMR का हम यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो वो यहाँ से जा रही थी, इन सैंपल को यहाँ पे क्रॉस कर रही थी और उसके बाद बची हुई वापस निकल जा रही थी। अब जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई इस सैंपल ने की उन दोनों को हम मीजर कर लेते थे और हमें कितना सैंपल है ये पता लग जाता था। तो इन सब के लिए आप प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखो, इसीलिए बोल रहा हूँ लेक्चर वाइज आप देखोगे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा सैंपल है वो ये वाला है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सैंपल है ना, इस कलर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये सैंपल हमारे कौन से कलर के होंगे ये हमारे इन चीज़ पे डिपेंड करेंगे। अब बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये मतलब कलर का कहाँ से आ गया, जो एनालिसिस चल रही है ना, थोड़ा रुको, ये आपको आगे एक और क्लियर हो जाएगा जैसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो आप क्रोमोफोर समझ गए कि ये हमारा या तो जैसे हमारा मान लो ये कोई भी कंपाउंड हमारा पानी हो गया, जब मान लो हमारी बेंजीन होगी, कोई सी बेंजीन का कोई भी सॉल्यूशन हो गया, तो ये जो हमारे कंपाउंड है ना, ये या तो ये मॉलिक्यूल्स होगा या पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जो हमारे इस बेंजीन में कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन्हीं को हम यहाँ पर क्रोमोफोर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा नाइट्रो कंपाउंड हो गए, यानी कि जैसे आपको ये दिख जाएगा NO, तो ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, येलो कलर को यहाँ पे जनरेट करता है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि एक हमारी बेंजीन है जो कलरलेस है, अभी उसमें कोई कलर नहीं है। तो अगर उस बेंजीन में हम यहाँ पर NO ऐड कर देते हैं, नाइट्रो कंपाउंड, तो वो बेंजीन का हमारा कलर क्या हो जाएगा, पेल येलो कलर हो जाएगा। यानी कि एक तरह से वो येलो कलर की हो जाएगी। और वो येलो कलर हमारा आया कहाँ से, वो आया हमारा इस नाइट्रो कंपाउंड के जरिए। तो ये एक तरह से जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है ये हमारा एज अ क्रोमोफोर वर्क करेगा, यानी कि यही हमारा क्रोमोफोर की तरह वर्क यहाँ पे सिंपल करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के हमारे और एग्जाम्पल क्रोमोफोर के, जैसे हमारा इथाइलेनिक ग्रुप हो गया, एसिटाइलेनिक हो गया, कार्बोनिल हो गया, ईस्टर हो गया, नाइट्रल, ये हमारे कुछ ग्रुप के नाम है जो इस हमारे इससे एग्जाम्पल हो गए। अब अगर इसके हम थोड़े टाइप के देखें तो क्रोमोफोर आप अच्छे समझ गए होंगे। अब अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे कुछ इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट सिंपल है, आपको वैसे ये 2 नंबर में ही आता है, तो आपको फैक्ट पूरा समझाना मेरा काम था, वो आप समझ गए होंगे। बाकी इसमें डेफिनेशन एग्जाम्पल आप चिपका सकते हो। टाइप्स में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में कि हमारा कोई भी जो ग्रुप होगा वो सिंगल क्रोमोफोर की वजह से हमारा मतलब आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रो आ गया, यानी कि इस बेंजीन में सिर्फ नाइट्रो की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पूरा वो आ गया, यहाँ कुछ एजो ग्रुप हो गए। डिपेंडेंट में क्या होगा, मोर देन 1 क्रोमोफोर, यहाँ पे सिंपल एक ग्रुप लगा क्रोमोफोर का, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोफोर, यानी कि 2-3 ग्रुप पूरे लगे हैं क्रोमोफोर के, जैसे C और O, कार्बन ऑक्सीजन का पूरा ग्रुप लग गया, ये लग गया। तो ये हमारे हो गए डिपेंडेंट। एग्जाम्पल जैसे एसीटोन है, तो अगर इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है तो ये कलरलेस है, कुछ कलर नहीं है। लेकिन इसमें एक और कीटोनिक ग्रुप जोड़ दिया तो येलो कलर हो गया, एक और जोड़ दिया 3 हो गए तो ऑरेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा पूरा ग्रुप बढ़ता जा रहा है और इसमें हमारे कलर चेंज होते जा रहे हैं। तो ये हमारा डिपेंडेंट हो गया किसी चीज़ पे। तो इस तरह आप इनके टाइप्स वगैरह समझ सकते हो। तो ये हमारे हो गए क्रोमोफोर के बारे में। अब हम बात करते हैं अपना ऑक्साक्रोम्स के बारे में कि ऑक्साक्रोम्स क्या होते हैं। तो एक तरह से ये भी हमारे क्या होते हैं, क्रोमोफोर के एक तरह से पार्ट ऑफ, जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि ये हमारे या तो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं या पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑक्साक्रोम आर द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये हमारे क्या हैं, ग्रुप एटम के वो हैं जो क्रोमोफोर के अंदर भी हमारे कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे आप तुरंत यहीं पे समझ लो, जैसे मैंने बताया एसीटोन है, तो अगर इसमें एक कीटोनिक ग्रुप लगाए तो वो क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 कीटोनिक ग्रुप, हमें एक और कीटोनिक ग्रुप जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या होगा, येलो होगा। तो ये तो हमारे क्रोमोफोर हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और कीटोनिक ग्रुप जोड़ देता हूँ तो ये हमारा ऑरेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा हमारा कीटोनिक ग्रुप होगा वो एक तरह से हमारा ऑक्साक्रोम की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द कलरफुलनेस ऑफ क्रोमोफोर, यानी कि ये क्रोमोफोर में क्या कर रहा है, और कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी के लिए हम इसको क्या जानते हैं, कलर एनहांसिंग ग्रुप नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, ये कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहीं लिख रखा है, आप यहाँ देख लो। जैसे ही मैंने यहाँ बताया कलरलेस बेंजीन है, तो इसमें अगर हम नाइट्रो कंपाउंड जोड़ते हैं तो पेल येलो कलर हमारा बन जाता है, जो हमारा एक तरह से क्या है, ये हमारा क्रोमोफोर है। लेकिन अब अगर ये हमारा ये पेल येलो कलर पूरा बन गया, ये बेंजीन का पूरा, अगर हम इस बेंजीन में एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा। यानी कि जो पेल येलो था हल्का, वो हमारा क्या हो जाएगा, अब डार्क येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसलिए हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो दूसरा हमने ग्रुप लगाया, वो एक तरह से हमारा ऑक्साक्रोम की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है, ये आप यहाँ पे ले लेना, ये एग्जांपल यहाँ पे एक तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्साक्रोम आप समझ गए होंगे कि एक तरह से ये पूरे क्रोमोफोर नहीं है, लेकिन ये क्रोमोफोर के अंदर जाके क्या करते हैं, कलर को जनरेट यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। अब एक और काम है हमारे ऑक्साक्रोम का जो आप कहोगे कि एनालिसिस में हेल्प कर रहा है, वो ये है कि ऑक्साक्रोम हमारे एक तरह से वेवलेंथ को भी बढ़ा देता है। तो अब आपके मन में एकदम डाउट्स बहुत सारे आ गए होंगे, ये सारा एकदम कलर से वेवलेंथ वगैरह पे कहाँ गए। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा समझो, एग्जांपल समझो, जो आप समझ रहे थे समझो कि ये मान लो हमारा पूरा सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमारे सैंपल भरा हुआ है। अब यहाँ से जब हम लाइट पास करते हैं तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं,
इमेज यानी कि एंट्री वाली लाइट। फिर यहाँ से हमारी बची हुई लाइट निकल जा रही है, इसको हम एमिट बोलते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब जो बची हुई लाइट है भाई यहाँ पे कब निकलेगी, वो लाइट क्या करता है, हमारी ये सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसी को हम इसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। टर्म आप समझ गए, इंटेंसिटी यानी कि द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द लाइट, तो उस एब्जॉर्ब करने की जो लाइट कर रहा है ना एब्जॉर्ब को, उसी टर्म को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। अब इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितनी कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उतनी कम होगी। आपने देखा होगा ना एकदम वर्ड की मेरा ये इंटेंस नहीं था, मेरे इंटेंसिटी मेरी ये नहीं थी, एक तरह से मतलब तुम्हारा क्या उसका मेन पर्पज़ क्या है। तो यही है यहाँ पे कि एब्जॉर्ब जितनी ज़्यादा कर रहा है इंटेंसिटी उसकी उतनी ज़्यादा, जितनी कम एब्जॉर्ब कर रहा है इंटेंसिटी उसकी उतनी कम होगी। अब एक और फंडा समझो कि यहाँ पर मेन इंटेंसिटी क्या है, जब ये हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर जितनी लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा हमारी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब यही समझ लो कि वेवलेंथ क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी लाइट होती है वो क्या होती है, इस वेव्स की फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, ऐसे वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब जो वेवलेंथ होती है हमारी वो क्या होती है कि जैसे एक चक्कर पूरा जो हमारा एक सर्कल लगता है उसको हम एक वेवलेंथ पूरा मतलब बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो ये हमारे क्रस्ट ऊपर वाले होते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या बोलाता है, एक वेवलेंथ कहलाती है। और या नीचे वालों का ले लो या यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, तो एक वेवलेंथ हमारा एक पूरा, यानी कि जब ये हमारे पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है और इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो एक चक्कर मतलब एक तरह से पूरा हो गया, इसको हम एक वेवलेंथ बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हमारी लाइट को जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वेवलेंथ उतनी ज़्यादा। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारी लाइट क्या है, ये हमारी पूरी लाइट है। तो अगर इसमें हमारी जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती जा रही है, यानी कि ये जितने वेव्स हमारे जितने अंदर इसमें एब्जॉर्ब होंगे, हमारी वेवलेंथ भी तो उतनी बढ़ रही है ना, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, ये हमारी वेव्स ही है। तो वेव्स हमारी जितनी ज़्यादा इसके अंदर एब्जॉर्ब होंगी, हमारी उतनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उतनी हमारी क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर हमको जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, यानी कि जो हमारा ये सैंपल है इसने ये लाइट को जो एब्जॉर्ब किया, तो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइट को ये सैंपल हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी को तो हम पता लगा रहे थे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ लाइट, यानी कि कितनी लाइट के अमाउंट को इस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया। अगर उस कंसंट्रेशन ऑफ लाइट को हम पता लगा लेंगे तो जितना ये मतलब हमारी जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उतना ही हमारा क्या होगा, सैंपल होगा। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी क्लासरूम है, तो मुझे नहीं पता बच्चे कितने क्या है, मैंने क्या किया भाई, चॉकलेट इसके अंदर बंटवानी, मैंने 50 चॉकलेट का एक बॉक्स भेजा और मैंने बोला हर बच्चे को देनी है और एक जरूर देनी है। जैसे ही 50 चॉकलेट का बॉक्स क्लासरूम में गया, बाहर निकला तो 40 चॉकलेट मतलब बढ़ गई, 10 चॉकलेट हमारी जो है वापस आई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने केवल एक्सपेंस देखा, मैंने देखा कितनी चॉकलेट खर्च हो गई, 40 चॉकलेट खर्च हो गई। तो मैंने यहाँ अंदर ना गया, ना मैंने बच्चे के, नहीं मैंने उनके अकॉर्डिंग गिन लिया, जहाँ पर कि क्या है कि भाई 40 बच्चे करीब होंगे जो इस क्लास के अंदर है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने लाइट एंटर की, यहाँ से हमारी लाइट बाहर हो गई, तो यहाँ पर हमारी लाइट कितनी खर्च हुई, इस लाइट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस लाइट को हम मीजर कर लेंगे। तो हमारे इसके अंदर कितना कंसंट्रेशन सैंपल है, कितना सैंपल है, वो भी हम क्या कर लेंगे, मीजर कर लेंगे। तो यही तो हम कर रहे थे। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है कि जितनी ज़्यादा हम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वही हमारी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। तो हमको एक्चुअल में यही मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ही निकालना होता है। जैसे ही हम इसको निकाल लेंगे हमारा सैंपल कितना था ये हमको पता लग जाता है। तो अभी हम सिर्फ जो है बेसिक टर्म पूछ रहे हैं, बाद में जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तब हम इसकी आगे कहानी समझ जाएंगे। तो आप यहाँ समझ गए होंगे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस यहाँ पर कितनी होती है। अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसमें चॉकलेट हो सकता है कोई बच्चा लेना है, हो सकता है कोई 2 ले ले, तो वही है, यहाँ पर भी हम एग्जैक्ट एकदम नहीं बता सकते कंसंट्रेशन कितनी है, थोड़ी बहुत आगे पीछे तो होती रहती है। तो अब आप यहाँ पर जो है वेवलेंथ समझ गए होगा, और वेवलेंथ का लफड़ा जो मतलब क्या फंडा था एब्जॉर्बेंस का वो भी समझ गए होंगे कि एब्जॉर्बेंस यानी कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा क्या होगी, एब्जॉर्बेंस होगी। और वेवलेंथ को हम एक तरह से यहाँ पे लैम्डा मैक्स, लैम्डा से हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, और लैम्डा मैक्स होता है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी वेवलेंथ हो रही है कितनी ज़्यादा, और कितनी ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा फंडा आई होप आप लोगों के लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले यहाँ पे आप समझ लो कि जो हमारे ऑक्साक्रोम्स थे उनका मेनली काम क्या था कि वो एक तो हमारे कलर को इंपार्ट कर रहे थे और कलरफुल बना रहे थे, मतलब और कलर जनरेट कर रहे थे। दूसरा क्या कर रहे थे कि ये जो हमारे ऑक्साक्रोम है ये वेवलेंथ को भी इंक्रीज कर रहे थे। यानी कि मान लो ये हमारा सैंपल है और ये सैंपल का मान लो कोई भी कंपाउंड है हमारा, ये मैंने बताया बेंजीन है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें कोई भी ऑक्साक्रोम जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना जोड़ दिया, OH वाले करके जोड़ दिया, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी और बढ़ जाएगी। और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि अब जो हमारे ये सैंपल है वो और लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ रहे हो ना आप यहाँ क्या
क्या कर रहा हूँ, मतलब वेवलेंथ इसकी बढ़ रही है तो ये और लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेट एक तरह से हमने सैंपल को यहाँ किया है चेंज कर दिया, सैंपल की इंटेंसिटी को हमने बदल दिया, यानी कि ये इंटेंसिटी में हम इसके और सैंपल को क्या कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो जो हमारे ऑक्साक्रोम होते हैं वो एक्चुअल में ये काम भी करते हैं। तो दो काम यहाँ पे थे, एक कलर वाला, दूसरा क्या करता है, वेवलेंथ को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब कैसे करता है तो वो आप सिंपल बताया कि जैसे मान लो कोई भी ऑक्साक्रोम हमारा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लॉन पेयर वाला कंपाउंड होता है, जो आपको यहाँ एग्जांपल जैसे OH हो गया, OR हो गया, NH2 ये हो गए, जो मैंने यहाँ बता भी दिया कि मान लो बेंजीन है, तो एक तो बेंजीन में इसने कलर प्रोड्यूस करवाया ऑक्साक्रोम ने, दूसरा इसकी यहाँ पर लैम्डा मैक्स जो ऑब्जर्वेंस 255 है, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे ये कि ऑक्साक्रोम जोड़ दिया NH2, इसकी क्या होगी 280 नैनोमीटर हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से हमारे 25 वो बढ़ गई, यहाँ पे क्या बढ़ गई हमारी लैम्डा एब्जॉर्बेंस यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे करता है, तो ये बेसिकली हमारे वही होते हैं जिसमें नॉन बॉन्ड मतलब प्रेजेंट होते हैं करीब, तो जैसे ये यहाँ पर आते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करने लगते हैं, शेयरिंग करने लगते हैं, और इनकी एक तरह से कंजुगेशन बढ़ जाती है। आपको कंजुगेशन के बारे में पता होगा, सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई लॉन पेयर, इस तरह करके, तो एक तरह से कंजुगेशन बढ़ जाती है, और इसलिए ये क्या करते हैं, अपने कलर को इम्प्रूव करते हैं और वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा है, ज़्यादा लेंथ में नहीं, बस आप यहाँ समझ गए होंगे। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमको यहाँ एक फंडा समझना है, वो हमारा होगा स्पेक्ट्रल शिफ्ट वाला। दो आप समझ गए, क्रोमोफोर, ऑक्साक्रोम, अब समझना है स्पेक्ट्रल शिफ्ट वाला। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो कोई भी, अब जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमारी वेवलेंथ आप समझ गए, ये फंडा समझ गए, लेकिन कई बार क्या होता है, वेवलेंथ जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो हमारी सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है। कैसे, हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट, दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर है, तो जो सॉल्वेंट है, जैसे हमारे यहाँ मान लो कोई भी ड्रग हमारा है, तो वो ड्रग अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो भाई हो सकता है उसकी जो एब्जॉर्बेंस या वेवलेंथ है वो हमारी अलग आए। अगर हम उसको यहाँ पर इथेनॉल में मिलाएंगे तो हो सकता है अलग आए, हो सकता है हम उसमें बेंजीन में मिलाएं तो अलग आए, हेक्सेन में मिलाएं तो अलग आए। तो इस तरह के जो हमारे चेंज होते हैं, यही हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन इफेक्ट्रा। तो वही है, यहाँ पर सॉल्वेंट पर भी हमारी ये चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इन्हीं चीज़ को मेज़र करने के लिए कि कोई हमारा फंडा कितना चेंज हो रहा है, मेज़र करने के लिए यहाँ पर एक हमारा इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ हमारी क्या चेंज हो रही है, तो इसको एक बार समझ लो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तरफ हम यहाँ पर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बर, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। यानी मैंने आपको ये बात और बताई थी कि जब हम लाइट यहाँ पर जो हमारा कोई भी कंपाउंड है एब्जॉर्ब करता है, तो भाई इस लाइट से क्या होता है, वो एनर्जी भी लेता है, क्योंकि लाइट के अंदर एनर्जी होती है, और इस टाइम पर जो हमारा सैंपल होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो एक तरफ हम लेते हैं यहाँ पर एनर्जी, और दूसरी तरफ हम यहाँ लेते हैं वेवलेंथ। अब आपको ये पता है कि ये इस तरह ग्राफ चलता है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी हमारी वेवलेंथ भी बढ़ेगी। तो ये सिंपल था, इसका एक पैराबोलिक सिंपल था, आपको ग्राफ दिख गया होगा। अब इसमें चार चीज़ें होती हैं, वो आप समझ लो। एक होती है हमारी इस तरह से हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पर एक होता है हमारा बाथोक्रोमिक और एक होता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ऊपर नीचे देखा जाए तो सबसे नीचे हमारा होता है हाइपोक्रोमिक और ऊपर होता है हाइपरक्रोमिक। अब यहाँ पर दो चीज़ों के बेस पर है, आपको बताया, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे हमारी क्या है, वेवलेंथ है, और जो हमारी ये वर्टिकल है यहाँ पर हमारी क्या है, ई मैक्स है। तो इन दोनों के लिए एक तरह से आप सेपरेटली याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई भी सॉल्वेंट, जैसे जो मेरा ये मान लो सैंपल है हमारा, और मान लो अभी हमारी यहाँ पर न्यूट्रल क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ ई मैक्स हमारी एकदम इक्वल है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई भी सॉल्वेंट चेंज किया, जो मैं आपको बता रहा, मान लो मैंने कोई सॉल्वेंट चेंज किया, या हो सकता है मैंने कुछ भी इसमें कोई ऑक्साक्रोम वगैरह ऐड कर दिया, जो मैंने आपको बताया कोई क्रोमोफोर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा अगर इस तरफ मूव करता है, यानी कि बैथोक्रोमिक की तरफ शिफ्ट मूव करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप सिंपल देखो, इधर वेवलेंथ बढ़ रही है, तो बैथोक्रोमिक में क्या होता है, हमारी जो वेवलेंथ है वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा फंडा क्या होता है, हमारी वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर मैंने कोई ऐसा जो ऐड कर दिया जिसमें हमारी वेवलेंथ कम हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। यानी कि एक हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट है जिसमें हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है, एक हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है जिसमें हमारी क्या हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। फिर यहाँ पर आता है ई मैक्स, एनर्जी के फेस में आ जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल है। अब मान लो कोई हमने यही जो सॉल्वेंट या कोई हमने स्पेक्ट्रल चेंज किया, तो उसमें अगर हमारी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि जो इंटेंसिटी की एब्जॉर्ब करने की वो बढ़ रही है, तो उसको हम यहाँ पर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, और घट रही है तो इसको हम हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। बैथो मतलब यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रही है, बैथो वेवलेंथ, इस तरह आप रट्टा लगा लो, और हिप्सो मतलब कम हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला हर चीज़ का हमारा क्या होता है, एक लॉजिक होता है। अब जो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट है इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, और जो हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। तो आखिर ये रेड और ब्लू नाम कहाँ से आए हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया बिवगेयर इस तरह से होता है, और जो वेवलेंथ हमारी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस रेड वाले की, और इधर आती है ब्लू। तो बस आपको ये बिवगेयर जो आपने हम इस तरह लिखा, आपको इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में लिख देना है, और इस तरह यहाँ पे लगा दो। तो आप सिंपल देखो, वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है, इधर ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे क्या है,
रेड कलर है। तो बस इसीलिए जो बेथोक्रोमिक में क्या हो रहा है, हमारी वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। यानी कि एक तरह से हमारा जो भी सॉल्वेंट की जो भी हमारी ये शिफ्ट है वो हमारी कहाँ जा रही है, वेवलेंथ बढ़ने की तरफ जा रही है, तो हमारे ये बेथोक्रोमिक और इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब मान लो ये हमारी वेवलेंथ, अब अगर हम इसको कम करेंगे, इधर कम हो रही है तो हमारे इधर साइड क्या है, ब्लू है, यानी कि रेड से इधर जा रहे हैं तो हमारी क्या है, कम हो रही है, तो हमारी क्या है, ब्लू है। तो जो हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है जिसमें हमारी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसको हम ब्लू शिफ्ट नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से ये हमारी नाम है रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, और ये हमारे 4 नाम है। इनको आपको याद कर लेना, एग्जाम में आता है, आप केवल इसको बना देना और 2-2 लाइन में समझा देना, आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है जिसमें हमारी रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट आते हैं, और रेड शिफ्ट को बेथोक्रोमिक बोलते हैं और इधर हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया। आई होप आपको ये एकदम क्लियर आउट हो गया होगा क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इससे आपका एकदम क्लियर आउट हो जाएगा। तो बेथोक्रोमिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड शिफ्ट कई बार 1-2 नंबर में सीधे आ जाता है कि रेड शिफ्ट क्या है, तो उसके बारे में बताने के लिए। तो बेथोक्रोमिक में हमारा एग्जाम्पल है कि एक और चीज़ होती है इसमें, जो ट्रांजिशन जो आपने अब तक पढ़े थे ना, पाई इसमें और एन, ये इसमें एग्जाम्पल लिया है कार्बोनिल कंपाउंड का है। तो जैसे हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें अगर हम क्या करें, सॉल्वेंट की पोलरिटी को कम कर दें, यानी कि यहाँ पर हम क्या करें, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर एक तरह से हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। तो जैसे हमारा ये सॉल्वेंट था, अगर हमने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया तो हमारी जो ये वेवलेंथ थी, जो मैंने आपको बताया, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी यहाँ पर, और हमारा जो क्या हो जाएगा, यहाँ से वेवलेंथ बढ़ के इधर चली जाएगी और हमारा ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा, रेड शिफ्ट। तो ये हमारा बेथोक्रोमिक का एग्जांपल है। तो ये वाली कहानी आप जो अच्छे से जाके यहाँ पे पढ़ लेना, नोट्स में लिखी हुई है। अब लास्ट चीज़ हमारे लिए यहाँ आती है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अभी पहले ही बता दी है कि जैसे हमारा ये पूरा जो है वेवलेंथ वगैरह वो मैंने सब बता दी किस पे डिपेंड करती है, लेकिन ये हमारा सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है कि अगर हम किसी भी ड्रग का सॉल्वेंट बदल देते हैं, जैसे मैंने कहा पानी के साथ अलग वेवलेंथ है, इसके साथ अलग है, तो अगर हम किसी की सॉल्वेंट बदल देते हैं तो उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन भी हमारी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बढ़ी जाती है। अब वेवलेंथ हमारी एब्जॉर्प्शन से तो कनेक्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, जितनी कम वेवलेंथ उतनी कम एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन भी हमारी क्या हो जाती है, कम ज़्यादा होती है, किसके बेस पे, सॉल्वेंट के बेस पर होती है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने कभी सोचा होगा यहाँ पर कि जैसे सर हमको तो निकालना है ड्रग का, यहाँ पर जो एक्चुअल में ड्रग होगा उसकी हमको यहाँ पर वेवलेंथ, यानी कि जो हमें यहाँ मीजर करना है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो हमको यहाँ पर सैंपल की मीजर करनी है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसकी भी तो कुछ ना कुछ होती होगी। तो इसके लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये जो मीजर करेंगे ना उसमें हम ब्लैंक वाला लगाते हैं, यानी कि इसमें हम कोई भी अभी सॉल्यूट ऐड नहीं करते, सिर्फ सॉल्यूशन लगाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे को मीजर कर लेंगे, और जैसे मीजर हो जाएगा फिर हम इसको जीरो कर देते हैं, न्यूट्रल जो आपने मशीन देखी होगी कांटे वाली मशीन में किसी भी वेट करते हैं उसके बाद हम इसको जीरो कर देते हैं, टीयर कर देते हैं, उसी तरह हम इसमें जीरो कर देंगे। देन हम इस सैंपल में हम क्या करेंगे, अपना पूरा सॉल्यूट मिला देंगे और पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा मीजर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सैंपल की जो है एक्चुअल में डेल्टा एब्जॉर्बेंस निकल के आएगी। तो इस तरह हम यहाँ कर सकते हैं, जो नेक्स्ट में आप अच्छे से देख ही लोगे। तो बस इतना आप समझ गए कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी हमारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालता है इस तरह से। अब यहाँ पर जो मेन इफेक्ट है वो आप एक याद कर लो कि अगर पोलरिटी हमारी कम होगी तो जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी कम होगी। कैसे, एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारा सॉल्वेंट पूरा है, तो अगर यहाँ सॉल्वेंट में मान लो एक हमारी तरफ वाटर है, एक हमारा क्या है, हेक्सेन है। हेक्सेन हमारा नॉन पोलर होता है और वाटर हमारा पोलर होता है। पोलर मतलब पानी की तरफ ज़्यादा और नॉन पोलर मतलब पानी से अलग ज़्यादा। दो मैंने एग्जांपल ले लिए। अब अगर यहाँ पे कोई भी ड्रग है तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है, यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी पानी के साथ क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो हमारी हेक्सेन है उसके साथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पानी हमारा पोलर ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में पोलरिटी बढ़ा देते हैं, सॉल्वेंट की पोलरिटी कम कर देते हैं, पोलरिटी कम कर देते हैं, तो हमारी जो एब्जॉर्बेंस है, वेवलेंथ है, वो हमारी बढ़ जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पे हेक्सेन के साथ ज़्यादा होगी और वाटर के साथ कम होगी, क्योंकि वाटर ज़्यादा पोलर होता है। इसी को समझाने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने ये पूरा चार्ट बना रखा है, तो ये कुछ हमारे सॉल्वेंट है, इथेनॉल वगैरह, उन सबके यहाँ पर एब्जॉर्बेंस कितनी होती है इनकी इंडिविजुअल लिखी हुई है, और पोलरिटी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, हेक्सेन। मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा पोलरिटी हमारी इस तरह है, तो वाटर की ज़्यादा है, मिथेनॉल की कम है, इथेनॉल की उससे कम, बेंजीन कम, और सबसे कम हमारी हेक्सेन। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं हेक्सेन हमारा नॉन पोलर कंपाउंड के सॉल्वेंट के अंदर ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमारी किसी सॉल्वेंट की पोलरिटी हमारी चेंज होगी, हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है, वेवलेंथ है, वो भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। तो यही 2 चीज़ें हैं, बस हमको ये सॉल्वेंट को बदलना है। तो उसके लिए यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हमने ले रखे हैं। एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें हमने लिया है, एक लिया है N पाई स्टार, दूसरा लिया है पाई पाई स्टार, तीसरा लिया है N सिग्मा स्टार होगा। तो जो N पाई स्टार है और जो N सिग्मा स्टार है, इन दोनों में सेम फंडा चल रहा है कि अगर यहाँ पर हम क्या करें, एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया डेल्टा मैक्स ऑफ एसीटोन का, तो अगर इसको हेक्सेन में हम ऐड करेंगे, जो नॉन पोलर है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो आएगी 279 नैनोमीटर, और अगर हम इसको पानी में ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, 264 नैनोमीटर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हाँ सिंपल है
कि अगर हम पोलैरिटी को कम करेंगे तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अब हेक्सेन और वाटर में कौन ज़्यादा पोलर है, आप खुद बताओ कौन है, वाटर हमारा ज़्यादा पोलर है। तो अगर हम यहाँ पर पोलरिटी कम करेंगे तो कम हमारी किसमें, हेक्सेन में कम है। तो अगर हम पोलरिटी कम करेंगे तो हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर पोलरिटी कम है और वेवलेंथ हमारी 279 है, और यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ हमारी कितनी है, 264 है। तो अगर दोनों में कंपेयर करोगे तो जो हमारी वेवलेंथ है वो वही कहाँ पे ज़्यादा है, वेवलेंथ हमारी ऊपर ज़्यादा है। और किस में ज़्यादा है, हेक्सेन में। और हेक्सेन हमारा क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और वाटर हमारा क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, और इसके अंदर हमारी क्या है, वेवलेंथ हमारी कम है। तो यहाँ पर हैंस हमारा ये वाला प्रूफ होता है जो मैंने यहाँ पर मैं लिख रखा है यहाँ पे, जो आप सॉल्वेंट इफेक्ट में लिख सकते हो कि अगर पोलरिटी हमारी कम होगी, यानी कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट की पोलरिटी को कम कर देते हैं, यानी कि ये जो है सॉल्वेंट, इसमें अगर पोलरिटी को हम कम कर देते हैं तो हमारी जो एब्जॉर्बेंस है वो हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि जो नॉन पोलर कंपाउंड हमारे होंगे जिसमें मतलब पानी की मात्रा कम होगी, वो क्या करेंगे, वो इस लाइट को मतलब क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस उनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा यहाँ पे आप देख लिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमारी आती है यहाँ पर पाई पाई वाली, जिसमें हमारा थोड़ा सा उल्टा होता है कि लॉन्गर वेवलेंथ, यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा देते हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, लंबी। यानी कि यहाँ पर इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल वाला काम हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा लिख के आ जाना, थोड़ी सी डेफिनेशन है, और ये वाला मेन मैंने रेड पेन से कर रखा है, इसको आप चिपका के आ जाना। और एग्जाम्पल में आप यहाँ पर एसीटोन वाला एग्जाम्पल ला सकते हो, 2-3 नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं आता है, 5 में आता है। थोड़ा बहुत आप ये पोलरिटी की बातें लिख देना, कैसे क्या होता है यहाँ पर। और जो बेस्ट हमारा सॉल्वेंट पूरा जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वो हमारा इथेनॉल होता है, जो हमारा कम पोलर होता है, इतना भी पोलर नहीं, एक तरह से आप मीडियम बोल सकते हो कि कम पोलर वाला है। तो मोस्टली जो भी हमारे ये कैलकुलेशन वगैरह होती है वो सारे के सारे हमारे इथेनॉल वगैरह में ही की जाती है। तो यही था सारा का सारा फंडा आज की इस वीडियो का। आई होप आपको ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।